हेलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके अंदर हमने बात की थी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की, उसकी काइनेटिक्स की, उसके नेचर की, उसका रेट कांस्टेंट कैसे मेजर करते हैं, सारी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसी सीक्वेंस में हमारी ये दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, या इसको कॉमनली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें अगर हम ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें ना तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन अपेयर होती है और ना ही सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपेयर होती है, बिकॉज सॉल्वेंट इज टेकन इन एक्सेस एंड कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। तो इस बार हम लोग चेंज क्या करने वाले हैं, क्योंकि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, तो सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो ऑप्टिकल रोटेशन इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो यहाँ जो डेटा दिया है मुझे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेटा दिया है R0 इज द टोटल एंगल ऑफ रोटेशन at time t is equal to 0। R1 यहाँ पे दिया है, या RT ले लेता हूँ। RT is angle of rotation at time t is equal to t and R infinity is angle of rotation at time t is equal to infinite, right? तो यहाँ पे तीन इस तरह की चीजें दी हुई हैं और इन्हीं के टर्म्स से मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है। यहाँ कुछ चीजें मैं मान लेता हूँ। let R1 is specific rotation of sucrose, R2 is specific rotation of glucose and R3 is going to be specific rotation of fructose। ये एक्चुअली सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं C12 H22O11 plus H2O, it will be converted into C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज है, इसको मैं ग्लूकोज लिख देता हूं, इसको फ्रक्टोज लिख देता हूं, राइट? तो ये रिएक्शन है। इसके अंदर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन यानी एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा। तो उसी एंगल ऑफ रोटेशन R0, RT, R इन्फिनिटी के टर्म से मुझे K निकालना है। वैसे तो स्पेसिफिक रोटेशन होता है रोटेशन ऑब्जर्व व्हेन a solution of unit concentration 1 gram per ml is kept in a polarimeter tube of 1 decimeter length। लेकिन यहाँ पे इतना हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते, तो स्पेसिफिक रोटेशन सिंपली मान लेता हूं मैं। इट इज गोइंग टू बी रोटेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी एक मोल सब्सटेंस का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसको स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, ऐसा हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ये a मोल था, ये 0 मोल था, ये 0 मोल था। टाइम t इज इक्वल टू t पे ये a-x बचा, क्योंकि x मोल निकल गया, ये x आया, ये x आया। एंड टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये 0 हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया। अब जिस तरह से डेटा दिया हुआ है, कैन वी राइट एंगल ऑफ रोटेशन एट 0 टाइम। 0 टाइम पे हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं होगा, आई विल हैव ओनली सुक्रोज। तो a मोल सुक्रोज है और 1 मोल सुक्रोज का जो रोटेशन है वो R1 है, तो a मोल सुक्रोज का रोटेशन कितना हो जाएगा, AR1। ऐसे RT, t टाइम पे हमारे पास सुक्रोज भी है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, तो टोटल रोटेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इनटू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज plus number of moles of glucose into specific rotation of glucose plus number of moles of fructose into specific rotation of fructose, right? तो ये टोटल रोटेशन हो गया। क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन मैंने 1 मोल का रोटेशन माना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू स्पेसिफिक रोटेशन कर देंगे तो हमें टोटल रोटेशन उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, राइट? ऐसी R इन्फिनिटी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सुक्रोज तो रहा नहीं, खत्म हो गया, केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो दिस इज गोइंग टू बी AR2 प्लस AR3। तो
तो ये तीनों वैल्यूज़ मुझे मिल गई। अब इसको यूज़ करके मैं R1, R2 और R3 को एलिमिनेट करना चाहूँगा। तो लेट्स चेक कि कैसे एलिमिनेट होगा। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 लिख दिया, इसको इक्वेशन 3 लिख दिया। अब आप देखो, यदि मैं R0 और R इन्फिनिटी को उठाऊं तो इनके सभी टर्म में A कॉमन है। तो लेट्स डू इट लाइक दिस, कैलकुलेट R0 माइनस R इन्फिनिटी या R0, यस R0 माइनस R इन्फिनिटी एक बार निकाल के देखते हैं क्या आता है। R0 माइनस R इन्फिनिटी निकालोगे तो AR1 माइनस AR2 माइनस AR3 दैट इज AR1 माइनस R2 प्लस माइनस R3, राइट। अब RT माइनस R इन्फिनिटी और निकाल के देखते हैं। अगर आप RT माइनस R इन्फिनिटी निकालोगे तो RT है A माइनस एक्स R1 प्लस एक्स R2 प्लस एक्स R3 माइनस AR2 माइनस AR3। अब यहां से इसको तो एज इट इज लिख लो A माइनस एक्स R1 माइनस, अब R2 वाले टर्म को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, माइनस R2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो A माइनस एक्स बचेगा। ऐसे R3 वाले टर्म में माइनस R3 मैंने कॉमन ले लिया तो A माइनस एक्स बचेगा। यहां से आप देख सकते हैं कि A माइनस एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आया R1 माइनस R2 माइनस R3 एंड दिस इज गोइंग टू बी RT माइनस R इन्फिनिटी। ये आप डाल दो लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 एंड ये इक्वेशन नंबर 5। तो जरा ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन नंबर 4 में A के बाद ब्रैकेट में R1 माइनस R2 माइनस R3 है। इक्वेशन नंबर 5 में भी A माइनस एक्स के बाद ब्रैकेट में वही चीज बनी हुई है। तो अगर मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी इज इक्वल टू A R1 माइनस R2 माइनस R3 अपॉन A माइनस एक्स R1 माइनस R2 माइनस R3। ये कैंसिल हो गया, यानी मुझे मिल गया A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी। मुझे इसी की तो तलाश थी, A अपॉन A माइनस एक्स की तलाश थी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर मुझे रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना होता है तो इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल मोल ऑफ रिएक्टेंट आ गया। तो अब हम अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखें इसका, यानी K का एक्सप्रेशन लिखें तो एग्जैक्टली क्या आएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हुआ इसका फाइनल एक्सप्रेशन। तो जिस तरह से डेटा दिया हो उस तरह से हम वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब इसमें भी बहुत सारे जनरल रिएक्शंस बना सकते हैं कि कभी या तो A ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, B और C ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, या A और C ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, D ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इस तरह से केस यहाँ पे बन सकते हैं जो हमने प्रीवियस पोर्शंस में किए हुए हैं। तो आइडिया है आपको कि हम कैसे इस प्रकार से रेट लॉ एक्सप्रेशन का भी मुझे डिराइव करना हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन K का एक्सप्रेशन डिराइव करना हो तो किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि इस पूरी मेथड में हमने आपको टेक्निक सिखाई है कि किया क्या जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से होगी उसी की वजह से तो एंगल आएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास A गिविंग B प्लस C है, सिर्फ A और B ऑप्टिकली एक्टिव है एंड C ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट नेट optical rotation at 0 time, at t time, at infinite time, and you can derive a rate law expression. कभी कभी इन क्वेश्चंस में ऐसा भी बात बोल देते हैं कि कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द होल रिएक्शन पिक्चर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या करेंगे आप, बस ऑप्टिकली इनएक्टिव लाने के लिए RT की वैल्यू 0 रख दो। तो फॉर रिएक्शन मिक्सचर टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, RT पुट RT इज इक्वल टू 0 और फिर आप निकाल लीजिए R0 R इन्फिनिटी आपको पता होता है, RT को 0 रख करके आप वो टाइम निकाल सकते हैं इफ रेट कांस्टेंट इज गिवन।
तो चलिए क्वेश्चन कर लें इसी कंसेप्ट पे। क्वेश्चन में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का एक्सपेरिमेंटल रेट डेटा दिया हुआ है, यानी कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे टोटल एंगल ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। आपको निकालना है रेट कांस्टेंट के, हाफ लाइफ टी हाफ, टी एवरेज लाइफ एंड टाइम आफ्टर विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी नेट ऑप्टिकल रोटेशन बिकम्स 0। तो कंसेप्ट पूरा सिखा दिया, ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग बी नॉट माइनस बी इन्फिनिटी अपॉन बी टी माइनस बी इन्फिनिटी। ठीक है, अब बी नॉट आपको पता हुआ है 24, इसको लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी। टी कितना है, पहले हम ले रहे हैं T20 लॉग बी नॉट हमारे को दिया हुआ है 24.8 एंड बी इन्फिनिटी हो गया आपका 10.2 डिवाइडेड बाई बी टी माइनस बी इन्फिनिटी 7.3 माइनस 10.2। दिस कम्स आउट टू बी 2.303 अपॉन 20 लॉग 35 डिवाइडेड बाई 17.5। तो ये आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 20 लॉग 2, या सिंपली ln2 अपॉन 20 मिनट लिख देते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट 0.03465 पर मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आप के निकाल सकते हो। दूसरा आपको निकालना है हाफ लाइफ के, आपको पता पड़ गया तो हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, या टी हाफ को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ln2 डिवाइडेड बाई के, और अपन ने अभी निकाला है के की वैल्यू निकाला है। ये एक्चुअली जो के की वैल्यू है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ln2 डिवाइडेड बाई 20। ये बेसिकली 2.303 log 2 इज ln2। ln को ही log में कन्वर्ट करते हैं जब बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली ln2 अपॉन 20 लिख सकता हूं। तो ये हो गया ln2 डिवाइडेड बाई ln2 अपॉन 20, दिस कम्स आउट टू बी 20 मिनट। तो हाफ लाइफ 20 मिनट आ गया। ऐसे ही एवरेज लाइफ अगर आपको निकालना हो, ये आपका फर्स्ट हो गया। टी एवरेज आपको मैंने डिराइव करके दिया हुआ है 1.44 इंटू टी हाफ। आप जस्ट वैल्यू डालिए 1.44 इंटू 20 मिनट। एक चीज और निकालनी है, टाइम आफ्टर विच द ऑप्टिकल रोटेशन बिकम्स 0। तो फॉर ऑप्टिकल रोटेशन बिकम 0, टू बी 0, जस्ट टाइम को लिख दो आप k अपॉन 2.303 अपॉन k लॉग बी इन्फिनिटी बी नॉट माइनस बी इन्फिनिटी अपॉन बी टी माइनस बी इन्फिनिटी। अब यहाँ पे वी टी आर टी, बल्कि आर लिख दें, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.303 अपॉन के हम निकाल चुके हैं। के हम लिख सकते हैं 0.03465 लॉग आर नॉट इज गिवन एज हाउ मच 24.8 माइनस 10.2 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई, अब आर टी की वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे, बस आर टी हैज टू बी फॉर ऑप्टिकल रोटेशन टू बी 0, पुट आर टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस आर इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस 10.2, ये आप निकाल लीजिए कितना आएगा, यू फाइंड आउट। ठीक है, another specific reaction which actually follow first order kinetics is the formation of oxide layer over a metal surface। आप यूं समझिए कि मेटल का एक पीस है हमारे पास, और इसका ऑक्सीजन से जब इंटरेक्शन होता है तो ऑक्साइड जो बनता है वो रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड जो बनाता है, उस मेटल ऑक्साइड की जो कोटिंग है वो मेटल सरफेस पे होती रहती है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी मेटल ऑक्साइड कोटेड, मेटल प्लस कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो जो ऑक्साइड फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हालांकि ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा, बिकॉज
ऐसे टिपिकल केसेस में यू कैन नॉट डिसाइड ऑलवेज कि रिएक्शन इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें यूनिक बात क्या है वो अपने को सीखना है। तो जैसे मेटल हमने पहले लिया, ऑक्सीजन से इंटरेक्शन हुआ, ऑक्साइड बना और ऑक्साइड की कोटिंग हो गई। अब रेट किस तरह से डिपेंड करेगा इसे समझिए। लेट सी इज द थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड यहां पे एक चीज और मान लेता हूं, सी मैक्स इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर। इसका मतलब क्या हुआ मैक्सिमम थिकनेस का, कि जिस समय थिकनेस की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब नो फर्दर ऑक्सीजन कैन इंटरैक्ट विद द मेटल। तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को मैं 0 मान लूंगा, यानी रेट ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन एट दिस पॉइंट, रेट ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन इज 0 एट सी मैक्स। जिस समय मैक्सिमम थिकनेस आ जाएगी उसके बाद तो थिकनेस बढ़ नहीं सकती ना, क्योंकि बेसिकली होता क्या है जरा समझिए। मेटल का सरफेस से ऑक्सीजन इंटरैक्ट कर रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीजन इंटरैक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा मेटल की सरफेस को पार्शियली ब्लॉक करता जाएगा, तो कम सरफेस अवेलेबल होगी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेटल का ऑक्सीजन से इंटरैक्शन भी कम होता जाएगा। यानी अगर मुझे कभी थिकनेस के बढ़ाने का या ऑक्साइड के फॉर्म करने का रेट लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस अवेलेबल। एंड सरफेस अवेलेबल कितनी होगी, इट शुड बी सी मैक्स माइनस सी, बिकॉज सी मैक्स इज द मैक्सिमम थिकनेस विच कैन बी फॉर्म्ड एंड सी इज द थिकनेस विच इज एक्चुअली फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो कितना थिकनेस बचा जो बनाने के लिए अवेलेबल है, सी मैक्स माइनस सी। तो अवेलेबल सरफेस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। आई रिपीट, ये मेटल का सरफेस है, ऑक्सीजन आके यहाँ पे मेटल से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना के यहाँ कोटिंग होती जाती है। जैसे जैसे कोटिंग होती जाएगी वैसे वैसे मेटल की सरफेस पार्शियली ब्लॉक होती जाएगी, तो ऑक्सीजन का जो इनटेक है मेटल द्वारा वो कम होता जाएगा। यानी जितनी सरफेस जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करेगा। लेकिन जिस समय मैक्सिमम थिकनेस की लेयर बन जाएगी मेटल की सरफेस के ऊपर, उस समय नो फर्दर ऑक्सीजन कैन कम एंड रिएक्ट विद मेटल। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स रेट ऑफ थिकनेस, आई मीन इंक्रीजिंग थिकनेस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the thickness which is to be formed at any point of time। और वो कितना होना चाहिए, maximum thickness minus the thickness which is already done, already formed, the thickness of oxide layer which is already formed। तो हम लोग यहाँ पे rate of reaction को लिख सकते हैं, rate of reaction जिसे मैं dc/dt लिख देता हूँ, is directly proportional to C max minus C। ये याद रखना कि dc/dt C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, और क्योंकि थिकनेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है इसलिए आई वुड बी राइटिंग dc/dt विद प्लस साइन नॉट विद माइनस साइन। तो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी थिकनेस ऑलरेडी फॉर्म हो गई है उससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। जितना थिकनेस फॉर्म होने का है उससे लेना देना है, और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अवेलेबल सरफेस पे। एंड अवेलेबल सरफेस इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना थिकनेस अभी बनाना है मुझे, यानी सी मैक्स माइनस जो ऑलरेडी बन चुका है सी। क्लियर? तो dc/dt कैन बी रिटन एज k इंटू सी मैक्स माइनस सी। तो dc अपॉन सी मैक्स माइनस सी इज इक्वल टू के डी टी। तो यहाँ पे जो लिमिट होगा सी का वो 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ लिमिट लगा देता हूँ मैं, ये 0 से सी तक और ये 0 से टी तक। तो के टी आपका आ जाएगा माइनस एल एन सी मैक्स माइनस सी। तो के टी इज इक्वल टू एल एन। अब जब आप यहाँ पे लिमिट लगा दोगे ना, 0 से सी लगा दोगे तो ये फाइनली आ जाएगा एल एन के टी इज इक्वल टू एल एन सी मैक्स अपॉन सी मैक्स माइनस सी।
तो यदि आपको मैक्सिमम थिकनेस दिया हो किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे c का वैल्यू दिया हो, तो यू कैन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन, यू कैन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द थिकनेस और समथिंग लाइक दिस। स्पेसिफिक रिएक्शन की सीक्वेंस में ये अपनी फोर्थ रिएक्शन है, डी पार्ट, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसका डिटेल में पीछे बता चुका हूं, बट फिर भी फटाफट शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, एक बैक्टीरिया खत्म होता है तो दो बैक्टीरिया बनता है। अगर इस बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन का रेट कांस्टेंट k है, तो इसमें मैं नेट रेट लिखूंगा, अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या आ जाएगा बेसिकली dA/dt इज इक्वल टू, क्योंकि ग्रोथ हो रही है इसलिए यहां प्लस साइन लगा हुआ है, जिस रेट से जा रहा है वो है k इंटू a, और जिस रेट से बन रहा है वो है 2k इंटू, जिस रेट से a खत्म होगा उसका 2 गुने रेट से बनेगा। एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है 2 में, तो ये समझ लो एक मर गया तो 2 जिंदा हो गए, तो इफेक्टिवली एक बैक्टीरिया एक्स्ट्रा बनता गया ना। तो dA/dt कैन बी रिटन एज ट्वाइस, यूं लिख लें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बैक्टीरिया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया को मैं लिख सकता हूं k इंटू a माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया विल बी ट्वाइस k इंटू a and rate of disappearance is going to be k into a, ठीक है। तो ये फाइनली आ जाएगा k into a के, and this is going to be dA/dt है, dA upon a इंटीग्रल इज इक्वल टू k इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से t तक, और इसको इंटीग्रेट कर दें a0 से at तक। नाउ जब आप इसको इंटीग्रेट करके निकालोगे तो ये आ जाएगा ln a लिमिट a0 टू a, at लिख दो, at, तो kt इज इक्वल टू ln at अपॉन a0, या फिर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log at अपॉन a0। बस ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है लॉग के अंदर वो उल्टा आ रहा है। आप याद करो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में a0 अपॉन at होता है, log a0 अपॉन at, यहाँ पे at अपॉन a0 आ रहा है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट नंबर 1, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का जो रेट है वो पॉजिटिव है, बिकॉज बैक्टीरियाज आर इफेक्टिवली इंक्रीजिंग, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी हाफ लाइफ नाम का टर्म यूज नहीं करते, जनरेशन टाइम नाम का टर्म यूज करते हैं। मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि जनरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे 80 को अगर ट्वाइस a0 कर दोगे तो यहाँ log 2 आ जाएगा और फार्मूला सेम आ जाएगा। तो यदि मैं जनरेशन टाइम निकालूं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द बैक्टीरिया, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.693 अपॉन k, इस तरह से निकाल सकते हैं। This time required to double the bacteria. ठीक है, so this is how bacterial growth can be assumed as a first order reaction, but in a positive way, not in a negative way, means rate of reaction keep on increasing with increase of time, because number of bacteria with respect to time keep on increasing. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे एक बहुत सुंदर क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, जस्ट ट्राई इट। अ बैक्टीरियल प्रिपरेशन वाज इनएक्टिवेटेड इन ए केमिकल बाथ, यानी केमिकल बाथ में बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर रहे हैं। द इनएक्टिवेशन प्रोसेस वाज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इन बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन हैविंग रेट कांस्टेंट दिस, इसको मैं K1 लिख लेता हूं, 1.7 into 10⁻²। Meanwhile, the multiplication of bacteria, one bacterium is equal to 2 bacteria, which also follow first order kinetics with the rate constant K2 is equal to 1.5 into 10⁻³ per second was also continued. Calculate the number of bacteria left after 2 minutes if the initial number of bacteria was 1000.
तो इसमें एक्चुअली 3 प्रोसेसेस हो रही हैं। जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रोथ हम लोगों ने सीखा है उसके अंदर 2 ही प्रोसेस होती हैं, एक तो बैक्टीरिया का डिसअपियरेंस और एक बैक्टीरिया का अपीयरेंस। यहाँ एक थर्ड प्रोसेस भी हो रही है, बैक्टीरिया को किल किया जा रहा है, बाहर से इनएक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है, और उसका रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा है। तो क्योंकि प्रोसेस इनएक्टिवेशन है तो हम ग्रोथ के बारे में ही नहीं सोच सकते। देयर विल बी एन इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, ने बैक्टीरिया को घटाना है, बेसिक पर्पस ये है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम इज इक्वल टू n। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बैक्टीरिया due to inactivation will be K1 into N। K1 into N रेट से डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब जो पहला वाला रेट है, क्योंकि इनएक्टिवेशन करा रहा है ना, इस रेट कांस्टेंट से इनएक्टिवेशन करा रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू इनएक्टिवेशन इज गोइंग टू बी K1 into N, and rate of disappearance of bacteria due to multiplication will be K2 into N। ये वाला रिएक्शन, इसमें एक बैक्टीरिया खत्म हुआ तो उस खत्म होने का रेट K2 into N। यहाँ पे इनएक्टिवेट किया गया उसका K1 into N, क्योंकि इनएक्टिवेशन का जो ओवरऑल इनएक्टिवेशन प्रोसेस जारी है उसका रेट कांस्टेंट डिफरेंट है, और मल्टीप्लिकेशन में जो रेट कांस्टेंट है वो डिफरेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो एक बैक्टीरिया का लॉस हुआ उसका रेट इज K2 into N। And rate of appearance of bacteria due to multiplication is equal to 2K2 into N, क्योंकि एक बैक्टीरिया जाता है तो 2 बनते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की वजह से डिसअपियरेंस का रेट हुआ K2 into N, तो अपीयरेंस का रेट होगा 2K2 into N। तो नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बैक्टीरिया कितना हो गया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस है K1 into N प्लस K2 into N माइनस 2K2 into N, ठीक है। तो ये हो गया आपका K1 into N माइनस K2 into N, और इट इज इक्वल टू K1 माइनस K2 into N। यदि इसको मैं dN by dt लिख दूं, माइनस dN by dt, तो मुझे इट्स जस्ट लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ यू कैन रिकॉल, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, माइनस dN अपॉन N इज इक्वल टू K1 माइनस K2 इंटू dt। यहां से आपको ये मिल जाएगा K इज इक्वल टू, या रादर K1 माइनस K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन T ln N नॉट अपॉन N। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दो तो विल गेट द आंसर। लाइक K1 का वैल्यू है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2, K2 का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मिनट्स टाइम है, 2 मिनट्स का मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड, ln N नॉट अपॉन N नॉट की वैल्यू भी दी हुई है 1000 अपॉन N। यहाँ से N कैलकुलेट करके निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी 156। है ना बढ़िया क्वेश्चन? सो वेरी गुड क्वेश्चन। 3 प्रोसेसेस हो रही हैं, बैक्टीरिया को एक एक पकड़ के सूट कर रहे हैं, आई मीन इनएक्टिवेट कर रहे हैं। साथ साथ बैक्टीरिया भी चालू किस्म का प्राणी है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है टू इंश्योर इट्स मोर एंड मोर पॉपुलेशन। लेकिन पर्पस जो है हमारा वो यही है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है। तो है ना बढ़िया क्वेश्चन? है ना बढ़िया क्वेश्चन? 3 प्रोसेसेस हो रही हैं, एक्सटर्नल इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो उन तीनों के रेट को लिख करके नेट रेट कांस्टेंट निकाल लिया एंड लुक्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एंड उसको हमने इंटीग्रेट करके N नॉट का वैल्यू रख के N निकाल दिया। क्लियर? I hope you understood each and everything properly, because this lecture contain extremely good quality theory and examples, because these examples are a standard of Olympiad level examination also. तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।